कर आई हूँ। ग्रिफिन्स इंटरनेशनल स्कूल की स्टैंडर्ड 6 की हिंदी की पुस्तिका है जिसका नाम है राम कथा। उसमें एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है 2 वरदान। मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा ही रही थी ये चैप्टर, तो सोचा कि आपके साथ भी ये स्टोरी शेयर कर लेती हूँ, तो आपकी भी नॉलेज राम कथा के ऊपर और थोड़ी आपको भी नॉलेज आपकी भी बढ़ेगी। यस फ्रेंड, यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें, और आपको मेरा वीडियोस पसंद आता है तो इसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें। तो चलिए इसको स्टोरी को शुरू करते हैं। 2 वरदान, इसका शीर्षक है 2 वरदान। राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक। उन्हें युवराज का पद देना अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम यह जिम्मेदारी काफ़ी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी। दशरथ के लिए तो वह प्राणों से भी प्यारे थे ही, लेकिन दरबार भी राम का सम्मान निरंतर करते थे। दरबारी भी जो राम जी थे उनका सम्मान करते थे। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे, वो बूढ़े हो चले थे। मुनि वशिष्ठ के विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं। शिथिल यानी कि अब मेरा जो फिजिकल बॉडी है वो अब वीक हो गया है। मैं वृद्ध हो चला हूँ, मैं बूढ़ा हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह कार्यभार राम को सौंप दूँ। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। तो उन्होंने सबसे विचार विमर्श किया, राय लेने की कोशिश की। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूँ। तो राजा दशरथ सबका ओपिनियन मांग रहे थे। सभी ने तुमुल ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। तुमुल ध्वनि यानी एक स्वर में राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे। संतोष के साथ उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह ही कर दिया जाए। तो इसमें वो विलम्ब बिल्कुल नहीं करना चाहते थे इस शुभ कार्य में। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि नेक्स्ट डे ही इनका राम जी का राज्याभिषेक कर दिया जाए। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस एक यही चर्चा थी, राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। तो खूब ज़ोर शोर से राज्याभिषेक की तैयारियां अयोध्या में शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे, वह अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ गए हुए थे। तो जो उनके 2 भाई थे, राम जी के 2 भाई भरत और शत्रुघ्न, वे अपने नाना के घर कैकेयी राज गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में नहीं पता था। तब के समय में तो कोई टेलीफोन या मैसेजिंग नहीं था, इसीलिए उन्हें जानकारी भी नहीं थी। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। तब वहाँ कैकेयी राज से इनका अयोध्या आना बिल्कुल भी संभव भी नहीं था। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की, कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम न रोका जाए। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा अब तुम्हारे हाथ में है। तो राजा दशरथ अपने पुत्र राम को जैसे राजकाज कैसे संभालना है इसकी शिक्षा, इसका ज्ञान उन्हें दे रहे थे। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी। तो रानी कैकेयी की दासी थी मंथरा, उन्होंने भी इसको देखा। मंथरा ने शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अन्य अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में नहीं देखा था। तो राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था, तो कुछ तैयारियां भी अलग तरह से, अलग हाव भाव से, अलग भावनाओं से हो रही थी। काफ़ी साज सज्जा हो रही थी, काफ़ी रौनक थी अयोध्या में। और मंत्रा ने ऐसा कभी इसके पहले किसी भी अनुष्ठान में ऐसा कुछ देखा नहीं था। उसे अचंभा हुआ। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है।
यह उत्सव उसी के लिए है। तो उसे पता चला कौशल्या की दासी से कि किस लिए ये साज सजावट है। मंत्रा जल भुन गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा कैकेयी के विरुद्ध। वह कैकेयी की दासी थी, तो कैकेयी के विरुद्ध जब कैकेयी मौजूद नहीं थी अयोध्या में, तब ऐसा कुछ अनुष्ठान आयोजित किया गया। तो इससे मंत्रा जल भुन गई और उसने सोचा कि कैकेयी जब नहीं है तो ऐसा आयोजन क्यों किया जा रहा है। वह कैकेयी की दासी थी। बचपन से ही कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि था और मंत्रा जो थी उसके लिए कैकेयी का भला उसके लिए सर्वोपरि था। मंत्रा उसे अपना हित मानती थी। वह कैकेयी की मुँह भोली थी, मुँह लगी थी। रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी। तो रानी कैकेयी भी उसे बहुत मानती थी और वह रानी कैकेयी की दैट इज़ मुँह लगी थी, दैट इज़ मुँह बोली थी। लाइक जो भी कुछ वो कहती थी वो रानी कैकेयी भी मान जाती थी और रानी कैकेयी भी जो कुछ कहती थी मंत्रा तुरंत उनका आदेश मानती थी। क्रोध में आग बबूला मंत्रा रनिवास की ओर भागी। सीधे कैकेयी के कक्ष में वह हाँफ रही थी। क्रोध से चेहरा लाल था। भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंत्रा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है। होश में आ, विपत्ति का पहाड़ टूटे, इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी। उन्हें मंत्रा की बात समझ में नहीं आई। क्या बात है, तुम इतना घबराई क्यों हो? सब कुशल तो है? उन्होंने पूछा। Yes friends, I will stop here. I'll continue the story in the next video. Friends, if you do like my video, please like and share, and don't forget to subscribe my channel. And for the upcoming videos, please hit the bell icon button so that you get intimated with the videos as soon as I upload them. Yes, along with